नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसे कि आपको पता होगा कि हम करंट अफेयर का जो आय दृष्टि का मैगजीन है उसको अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने 10-12 क्लासेस लगभग कर ली हैं, जिसमें हम हर एक वीडियो में 4 या 5 टॉपिक को हम अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ये 11वीं वीडियो होगी, जिसमें हम 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक के सारे करंट अफेयर को अच्छे से हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा करंट अफेयर चल रहा है उसमें हम राष्ट्रीय महत्व के विषयों को पढ़ रहे हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आएगा, आर्थिक आएगा, खेल आएगा, अलग अलग परिदृश्य में अलग अलग आते रहेंगे। ठीक है, तो यह जो आपकी क्लास है, आगामी पेपर यूपीपीसी का प्री हो, चाहे यूपीपीसी का आरओ का प्री हो, चाहे बीपीसी का प्री एग्जाम हो, और चाहे कोई अन्य एग्जाम हो, चाहे यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई साथी पुराना वीडियोज नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। आई दृष्टि 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके पूरा वीडियो आप पुराने वीडियोज को भी अच्छे से देख सकते हैं। अगर क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ना चाहें तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं, एक सेकंड देंगे आप। आज के कौन से 4 टॉपिक होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए, उसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो चुका था। पिछली क्लास में हमारा ड्रोन दीदी योजना तक हो चुका था। अब इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं कौन से आज 4 पॉइंट पढ़ने हैं। तो पीएम जनमन क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारा रहेगा दूसरा पॉइंट आपका 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 में हुए थे। आपको पता होगा कि नवंबर 2023 में इसका रिजल्ट आया था, तो अभी 1 साल का ही करंट अफेयर है, तो इसमें भी से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, तो इसको भी पढ़ लेंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेरा युवा भारत कार्यक्रम जो मोदी जी ने शुरू किया है, ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आज़ादी का के अमृत महोत्सव का समापन, ठीक है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हैं, इसको हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि जय चैनल को सब्सक्राइब करें, जय वीडियो को शेयर करें, जय लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है सर्वप्रथम आपको यूट्यूब से पहले इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से ही प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार देखिए पीएम जनमन क्या है। ठीक है, तो 2000 अब देखिए यहाँ की भूमिका है कि 2011 में जनगणना में अनुसूचित जनजाति कितना थी, तो अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.5 करोड़ 10.45 करोड़ थी, जो 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार में निवास करते थे। ठीक है, जिसमें कितने समुदाय थे, 75 समुदायों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के समूहों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो जो 75 समुदाय हैं उनको विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के समूह में वर्गीकृत किया गया है। इस समूहों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जो ये 75 समुदाय, इनके बारे में क्या है, तो निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में 2023-24 में विशेष रूप से संवेदन इन जनजातीय समूहों को सार्वजनिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किया है। तो क्या है, प्रधानमंत्री पीबीटीजी मिशन प्रारंभ किया है, घोषणा की है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के विकास के कार्यक्रम में अगले 3 वर्षों में इस मिशन को 15,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो अगले 3 वर्षों में कितना रुपया खर्च होगा, 15,000 करोड़ रुपया होगा। ठीक है, इस मिशन के तहत पीबीटीजी परिवार के सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क दूरसंचार, ये मतलब कि आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए, मतलब कि जो बेसिक नीड्स है, जो 75 विशेष आर्थिक जनजातियों को, जो विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति 75 हैं, उनको जो बेसिक चीज़ें हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है 2023-24 के बजट में, जिसमें प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन नाम दिया गया है। तो इसको प्रारंभ किसने किया है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, तो 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, जिसे पीएम जनमन कहा जाता है। तो कब शुरू किया गया था, 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, तो इसको पीएम जनमन शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है, तो इसका लक्ष्य विशेष रूप से संवेदनशील 75 जनजातीय समूहों का विकास करना, जो विभिन्न मंत्रालयों विभागों की योजनाओं से छूट गए हैं। जो विभिन्न योजनाओं से छूट गए हैं वो 75 जनजातीय समूहों का विकास करना। तो इसका फुल फॉर्म क्या है पीएम जनमन का, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। तो झारखंड के खूंटी से शुरू किया गया है इसको। ठीक है,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस मिशन के लिए 2023-24 के लिए 2023-24 से इसको 25-26 तक एक 24,104 करोड़ रुपए इसमें परिव्यय होगा। ठीक है, 24,104 करोड़ रुपए परिव्यय इस पे होगा। यह मिशन जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चलाया जाएगा। ठीक है, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहित 9 मंत्रालय में चलाएगा। 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के पक्का घर, सड़क कनेक्टिविटी, पाइप, जल आपूर्ति, इस पर ध्यान केंद्रित है। ठीक है, इस मिशन के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल एवं समन्वयक मंत्रालय होगा। तो जो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय होगा वो नोडल एवं समन्वयक मंत्रालय। ठीक है, 28 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित होंगे। इस मिशन से देश के 18 राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पीबीटीजीएस के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 25 दिसंबर 2023 को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम जनमन के तहत सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की शुरुआत की। ठीक है, तो सूचना, शिक्षा, संचार अभियान की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने कब की? केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने की थी 25 दिसंबर 2023 को, सुशासन दिवस के अवसर पर। ठीक है, इस अभियान को जागरूकता बढ़ाने के लिए और पीबीटीजी बहुल जनजातीय बस्तियों में सरकारी योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो हो गया है पीएम जनमन योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ 2023 में, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन मुख्यमंत्री बना, कितनी सीटें हैं और कौन उप मुख्यमंत्री बना, मेनली हम इसी को पढ़ेंगे, बाकी का और कुछ नहीं। ठीक है, तो नवंबर 2023 में 5 राज्यों में कौन कौन से राज्य में हुआ है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना में चुनाव हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? तो 90 सीटें हैं। 90 सीटें, इसमें 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं, 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए चुनाई चिरई को शुभांकर घोषित किया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए चुनाई चिरई को शुभांकर घोषित किया गया। चुनाई चिरई को शुभांकर घोषित किया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कुल कितने वोट प्रतिशत हुए? तो 76.31% मतदान हुआ। छठी कौन सी विधानसभा? छठी विधानसभा का चुनाव हुआ। 3 दिसंबर को परिणाम इसका घोषित किया गया। 3 दिसंबर 2023 को परिणाम घोषित किया है। ठीक है, परिणाम के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पराजित करके भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल की है। मतलब कि कांग्रेस को हरा के भाजपा जीती है यहाँ पे। ठीक है, वर्ष 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 19 महिलाएं चुन के आई हैं। तो कुल कितनी महिलाएं चुन के आई हैं? 19 महिलाएं चुन के आई हैं। महिला विधायकों की यह संख्या छत्तीसगढ़ विधानसभा के गठन के बाद सर्वाधिक है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा के गठन के बाद यह सर्वाधिक संख्या में महिलाएं चुन के आई हैं। 13 दिसंबर 2023 को देखिए 13 दिसंबर 2023 को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में विष्णुदेव साय ने नए मुख्यमंत्री पद से शपथ ली। तो कौन मुख्यमंत्री नए बने छत्तीसगढ़ के? विष्णुदेव साय बने हैं। ठीक है, जो पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये व्यक्ति के रूप में चौथे छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और चौथे मुख्यमंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, 4 मुख्यमंत्रियों में सबसे पहले अजीत जोगी, फिर रमन सिंह, उसके बाद भूपेश बघेल और चौथे मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव साय बने हैं। ठीक है, और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिसमें अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, इसमें कुल सीटें कितनी हैं? 230 सीटें हैं। 35 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, अब देखिए इसमें मतदान कब हुआ? देखिए मतदान 17 नवंबर को हुआ है। एक 77.15% मतदान हुआ। 16वीं मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। क्या विधानसभा का? 16वीं मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। इसका परिणाम भी 3 दिसंबर को आया है। 70% से अधिक सीटें जीतकर बहुमत हासिल किए। तो भारतीय जनता पार्टी ने 70% से अधिक सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के चुनाव में। ठीक है, 13 दिसंबर को भोपाल में मोहन यादव ने मध्य प्रदेश का नए सीएम के रूप में शपथ लिया। तो डॉक्टर मोहन यादव ने नए सीएम के रूप में मध्य प्रदेश के शपथ लिया। इनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है मध्य प्रदेश का। तो जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, अब मिजोरम का चुनाव देखते हैं। मिजोरम में कितने सीटों पर चुनाव हुआ? 40 सीटों पर चुनाव हुआ। 39 सीटें जनजातियों के लिए और 1 अनारक्षित है। ठीक है, इसमें कब मतगणना कब हुआ? मतगणना 7 नवंबर को हुआ है इसका। ठीक है, इसमें 80.6% मतदान 7 नवंबर को हुआ और इसमें 80.66% मतदान हुआ है। ठीक है, 9वीं मिजोरम विधानसभा का चुनाव है। 4 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया है। ठीक है, 4 दिसंबर को रिजल्ट आया है। 9वीं मिजोरम विधानसभा का यह चुनाव है। ठीक है,
परिणाम में 27 सीटें जीतकर जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने पार्टी को बहुमत हासिल की है। ठीक है, 27 सीटों के साथ जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने बहुमत हासिल किया है। जोरम पीपुल्स मूवमेंट ने यहाँ पर बहुमत हासिल किया है। ठीक है, 1972 में मिजोरम विधानसभा के गठन के बाद यह पहला अवसर है जब एक से अधिक महिला विधानसभा विधायक बनी है। ठीक है, तो एक से अधिक महिलाएं पहली बार विधायक बनी 1972 के बाद। ठीक है, 8 दिसंबर 2023 को जेपीएम पार्टी के नेता लाल दुहोमा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो जेपीएम जोरम पीपुल्स मूवमेंट के जो अध्यक्ष है लाल दुहोमा, वो मुख्यमंत्री बने हैं कहाँ के? मिजोरम के। लाल दुहोमा पूर्व आईएएस ऑफिसर थे। ठीक है, लाल दुहोमा। ठीक है, लगभग 40 वर्षों के अवसर के बाद मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त किसी अन्य पार्टी को नेता को मिजोरम में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो जो 40 वर्ष थे उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या मिजो नेशनल फ्रंट ने ही सरकार बनाई है, लेकिन इस बार जोरम पीपुल्स पार्टी के लाल दुहुमा मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लालरिन पुई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है। तो लालरिन पुई पहली कैबिनेट मंत्री बनी है कहाँ की? मिजोरम की। पहली कैबिनेट मंत्री बनी है लालरिन पुई, कहाँ की? मिजोरम की। पूछ सकता है कि किस राज्य की लालरिन पुई प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनी है, तो ऑप्शन दे देगा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मिजोरम की लालरिन पुई पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है। ठीक है, अब राजस्थान का चुनाव देखते हैं। राजस्थान में कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। 34 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 25 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। ठीक है, 25 नवंबर को यहाँ पर मतदान हुआ था। कितना मतदान हुआ था? 74.62% मतदान हुआ था। 16वीं विधानसभा का चुनाव है। 16वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है राजस्थान के। 3 दिसंबर को परिणाम आया है। राजस्थान में सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पराजित कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। ठीक है, राजस्थान विधानसभा में 20 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। तो 20 महिलाएं निर्वाचित होकर आई हैं राजस्थान विधानसभा में, 20 महिलाएं। 15 दिसंबर 2023 को भजन लाल शर्मा को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया। तो भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने। भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। ठीक है, तो 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, एक प्रेमचंद बैरवा और एक दिया कुमारी। तो दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री और भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 119 सीटों पर चुनाव हुआ। 119 सीटों पर चुनाव हुआ। 19 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए, 12 सीटें जनजातियों के लिए रिजर्व है। ठीक है, मतदान कब हुआ था? 30 नवंबर को मतदान हुआ। 71% मतदान यहाँ पे हुआ। तीसरी तेलंगाना विधानसभा का चुनाव हुआ। 3 दिसंबर को यहाँ का रिजल्ट आया है। और परिणाम में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कांग्रेस यहाँ जीती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य के 119 सीटों में से 64 सीटें 53.78 सीटें विजयी होकर सरकार बनाई है तेलंगाना में। 119 में से 64 सीटें बनाई है। ठीक है, इस चुनाव में लगभग 8% महिला जीत के आई हैं। तो 8% महिलाएं जीत के आई हैं, मतलब 10 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। 7 दिसंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुमुला रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने हैं कहाँ के? तेलंगाना के। तो रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अनुमुला रेवंत रेड्डी नए मुख्यमंत्री बने हैं तेलंगाना के। अनुमुला दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि मल्लू भट्टी विक्रमार्क उप मुख्यमंत्री बने हैं तेलंगाना के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्लू भट्टी विक्रमार्क उप मुख्यमंत्री बने हैं कहाँ के? तेलंगाना के। और अनुमुला रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने हैं कहाँ के? तेलंगाना के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आपका है मेरा युवा भारत। ये क्या है? 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, 75वीं वर्षगांठ को लेकर 100वीं वर्षगांठ तक 25 वर्षीय अमृतकाल मनाया जा रहा है। ठीक है, विजन 2047 को साकार करने के लिए एक ऐसे फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी जो ग्रामीण युवाओं, शहरी युवाओं और ग्रामीण शहरी युवाओं को एक एकल मंच में ला सके। इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार ने एक नए स्वायत्त शासी निकाय नामतः मेरा भारत युवा भारत के रूप में एक व्यापक सक्षम तंत्र की स्थापना की है। तो क्या किया है? एक नया स्वायत्त शासी निकाय मेरा युवा भारत नाम से केंद्र सरकार ने बनाया। मेरा युवा भारत नाम से केंद्र सरकार ने बनाया। ठीक है, 31 अक्टूबर 2023 को एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच शुभारंभ किया। तो देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच शुभारंभ किया है 31 अक्टूबर 2023 को।
मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एक खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय है। तो किसके द्वारा स्थापित है? खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय है मेरा युवा भारत। ठीक है, यह युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र है प्रदान करेगा। मेरा युवा भारत को देश के युवाओं के लिए एक ही स्थान पर एक संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इस मंच के माध्यम से युवा अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकेंगे और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकेंगे। मेरा युवा भारत मंच राष्ट्रीय युवा नीति के में दी गई युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। ठीक है, तो मेरा युवा भारत जो मंच है राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा की परिभाषा के तहत 15 से 29 वर्ष के युवाओं को लाभान्वित करेगा। ठीक है, लेकिन विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए इस कार्यक्रम के घटकों के मामले में लाभार्थी 10 से 19 वर्ष हो गए। तो जो किशोरों का लाभार्थी हैं उसमें 10 से 19 वर्ष की आयु करी गई है। ठीक है, मेरा युवा भारत एक फिजिटल मंच है। तो फिजिटल मतलब फिजिकल और डिजिटल दोनों मंच है। तो मेरा युवा भारत फिजिटल मतलब फिजिकल और डिजिटल दोनों मंच है, ये फिजिटल मंच है। ठीक है, फिजिटल का तात्पर्य फिजिकल और डिजिटल मतलब जिसमें भौतिक गतिविधियों के साथ साथ डिजिटल रूप से जुड़ने का भी अवसर शामिल होगा। यह युवाओं को मात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की जगह विकास का सक्रिय संचालक बनाने के लिए मदद करेगा। ठीक है, तो युवाओं को क्या बनाएगा? निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के अलावा सक्रिय संचालक के रूप में युवाओं को विकसित करेगा। तो मेरा युवा भारत अभियान। आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन। आज़ादी के अमृत महोत्सव भारत के 75वें वर्षगांठ पर शुरू किया गया था। संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित यह पहल थी। जन भागीदारी की भावना से इस महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान ही 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इसी अवधि में 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा भसे सिंह की शहादत में वीर बाल दिवस मनाया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो क्या 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। ठीक है, तो मेरी माटी मेरा देश अभियान के अमृत कलश समारोह में भाग किसने लिया? कर्तव्य पथ पर नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। ठीक है, इस कार्यक्रम के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन हो गया। तो इस जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का जो समापन समारोह था उसी के साथ ही अमृत महोत्सव का भी समापन हो गया। आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 2021 को हुई थी। 12 मार्च 2021 को हुई थी। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों के शासित प्रदेशों के साथ साथ मंत्रालयों विभागों को आज़ादी अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, तो 3 राज्यों और 3 मंत्रालयों को पुरस्कार दिया प्रधानमंत्री ने। अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य, तो 3 रैंक प्राप्त राज्य कौन है? पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 3 प्राप्त मंत्रालय कौन से हैं? तो पहला मंत्रालय केंद्रीय विदेश मंत्रालय, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय रेल मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय रेल एवं शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है? तो अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास कर्तव्य पथ पर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्मरण में स्मारक को शिलान्यास को बनाया गया। ठीक है, तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था उसकी याद में इसको बनाया गया है अमृत महोत्सव स्मारक को। ठीक है, अब मेरी माटी मेरा देश ये कौन सा है? तो मेरी माटी मेरा देश एक राष्ट्रव्यापी लोकान्मुख अभियान है जिसे भारत की स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम था। ठीक है, अभियान का आयोजन 9 अगस्त से 31 अक्टूबर 2023 के मध्य केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। यह अभियान उन वीरों एवं वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि स्वरूप आयोजित किया गया जिन्होंने इस देश को सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अभियान की टैगलाइन थी मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। ठीक है, तो इसका टैगलाइन क्या था? मिट्टी को नमन वीरों को वंदन। तो बस आपको याद करना है इसका टैगलाइन क्या है? मिट्टी को नमन वीरों को वंदन इसका टैगलाइन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 पॉइंट जो आज क्लास में हमको डिस्कस करना था क्रॉनिकल मैगजीन का। ठीक है,
तो ये पूरा हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, उसका आंसर मैं कमेंट में दे दूंगा, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हुए। अगर पुरानी वीडियो को देखना चाहते हैं तो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको देख सकते हैं, ठीक है। क्रॉनिकल मैगजीन को पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, उसकी भी क्लास चलती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।